तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि हम जिस टाइम पीरियड को आज पढ़ने जा रहे हैं वो डार्क एज के जस्ट बाद वाला टाइम पीरियड है, जिसको आप बोलते हो मॉडर्न एरा, है ना। और उस टाइम पीरियड को आप बेसिकली कहते हो, जो सिलेबस में आपके मेंशन है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ मेंशन है, ठीक है। तो आपको इसी के बीच में पढ़ना है। ये टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे इस समय जब आप जो टाइम पीरियड में आप लोग हो ना, ये भी एक संक्रमण काल ही है। आप अगर गौर करो तो पूरा विश्व इस समय एक अव्यवस्था से गुजर रहा है, देख रहे होगे ना। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मतलब हम ये देखते हैं कि हर एक लंबे दौर के बाद कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, और उस समय आपको पिछला दौर भी दिखाई देगा और भविष्य की भी संभावनाएं दिखाई देगी। उसी को आप क्या कहते हो, संक्रमण काल, है ना। जैसे आप अभी 18-19 साल के हो, ये भी एक संक्रमण काल है, क्योंकि आप युवा भी हो रहे हो और बचपना भी है। तो मतलब कहने का मतलब मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट को वेल कनेक्ट कर पाओ। तो जिस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है, इस टाइम पीरियड में यूरोप में मेडुअल यूरोप या मध्यकाल का यूरोप भी आपको देखने को मिलेगा, और आधुनिकता भी आपको देखने को मिलने लगेगी, ठीक? जिसको आप शुरुआत में रेनेसा कहते हो, फिर इनलाइटनमेंट एरा कहते हो, फिर और भी धीरे धीरे शब्द देते जाते हो। सबसे मेन बात आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हम जिस टाइम पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं उसको मैंने 3 पार्ट में बांटने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत एग्जैक्ट समझ में आ जाए। पहला टाइम पीरियड जो है यूरोप में, है ना, 500 सीई के पहले का है, ठीक है। जो ये टाइम पीरियड है ना, ठीक है, आपको ये शब्द तो यूज है ना, मतलब एडी इरा और ये सब, ठीक है। इस टाइम पीरियड के पहले क्या होता था ये समझो। इस टाइम पीरियड के पहले जो यूरोप था उसमें धर्म का प्रभाव ज्यादा नहीं था। किसका प्रभाव ज्यादा नहीं था, धर्म का, रिलीजन का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं था, और मनुष्य को आजादी थी। बेसिकली ये माना जाता था कि जो मनुष्य है वो एक एथिकल एनिमल है, या ये समझ लीजिए नैतिक प्राणी है, और उसमें बहुत क्रिएटिविटी होती है, और वो बहुत कुछ कर सकता है। मतलब मनुष्य के अंदर बहुत तरह की संभावनाएं होती हैं। तो इस टाइम पीरियड में मनुष्य को बहुत आजादी मिली हुई थी सोचने की, विचार करने की, और वो नई नई थ्योरी देता था, नई नई बातें करता था, और उसी में कुछ प्लेटो बने, कुछ अरस्तु बने, और विज्ञान ने अपना जन्म लिया। और मनुष्य बेसिकली काम करता था तो सवाल के साथ करता था। जैसे मतलब किसी चीज को मानना नहीं है कि आंखें बंद करके मान लो, उस पर सवाल कर सकते थे, क्रिटिकल इंक्वायरी कर सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे। ये टाइम पीरियड कौन सा है, डार्क एज के पहले वाला। समझ में आ रही बात। इस समय जो मनुष्य है वो कैसा है, आजाद है, क्रिएटिव है। उसको ये माना जा रहा है कि उसको, भाई आप किसको बंदिश में रखोगे, जिसको खराब मानोगे कि अच्छा मानोगे, जिसे खराब मानोगे, और जिसको अच्छा मानोगे उसको, हाँ। तो इस टाइम पीरियड के पहले मनुष्य को यह माना जाता था कि बेसिकली एक अच्छा इंसान है, एथिकल है, उसको आजादी है, ये करता है। और इसी समय आपने देखा होगा बहुत तरह के दार्शनिक चिंतन या बहुत तरह की फिलॉसफी देखने को आपने पाए हो, जिसमें आप प्लेटो और अरस्तु का नाम सबसे ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद क्या हो गया, बिल्कुल डार्क एज। डार्क एज का मतलब क्या है, अंधेरा। यहाँ अंधेरे का या डार्क का मतलब बस इतना समझ लो कि मनुष्य को अपना दिमाग अब नहीं लगाना। प्रकाश का मतलब होता है नॉलेज, और अंधकार का मतलब होता है दिमाग अपना नहीं लगाना। इस एज में ये हो गया कि मनुष्य अपना दिमाग नहीं लगाएगा। मनुष्य को क्या कर दिया गया, बंदिशों में ला दिया गया। मतलब मनुष्य को अब बिल्कुल भी कोई आजादी नहीं है। ह्यूमन बीइंग अब कोई भी काम अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसको जो काम बताया जाएगा वही करना होगा। ऐसा क्यों मान लिया गया, ऐसा इसलिए मान लिया गया कि मनुष्य अच्छा इंसान नहीं है, मनुष्य पापी है। देखो, आपको पढ़ाना हिस्ट्री है, लेकिन मैं थोड़ी फिलॉसफी से इसलिए जोड़ के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक बेहतर समझ बने। ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया जाएगा,
और नीचे की चीजें आपको नहीं पता होगी तो कभी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और आप लोग एकेडमिक पढ़ने आए हो, एग्जाम में नंबर लाना बहुत छोटी बात है, ठीक है। अभी बहुत समय है, आराम से एक बार समझ लोगे तो कभी भी भविष्य में कोई भी तैयारी करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को ये समझने में बड़ा मजा आना चाहिए कि पूरा हिस्ट्री जो तय हो रही है वो इस बात से तय हो रही है कि मनुष्य की क्या परिभाषा है। अगर हमने ये मान लिया कि मनुष्य अच्छा प्राणी है, एथिकल है, तो उसको आजादी मिल रही है, तब वो नई नई रिसर्च कर रहा है, वो हर चीज पे सवाल कर रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये मान लिया कि मनुष्य क्या है, अनएथिकल है, पापी है, तो डार्क एज आ गया। और डार्क एज लंबे समय तक चला। आप मान के चलिए लगभग लगभग इस टाइम पीरियड तक डार्क एज चलता रहा। यहां पर कोई भी नया आविष्कार नहीं हुआ, मनुष्य को कोई भी आजादी नहीं थी। आजादी केवल किसको थी? केवल रिलीजन को, हाँ, पादरी को, चर्च को, मतलब जो भी उस समय का रिलीजन था, ठीक, उसको केवल आजादी थी। इस समय पूरा का पूरा मामला किससे चल रहा है? रिलीजियस से, चर्च से। मतलब राजा की भी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है, सब कुछ रिलीजन तय कर रहा है। लेकिन मामला फिर बदलता है और यहां से एक नया दौर शुरू होता है और वही हमको पढ़ना है। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय का क्या स्ट्रक्चर है, यूरोप कैसा है। अगर मैं कहूं, अब आपको एक समझना होगा कि रिलीजन का प्रभाव यहाँ क्यों पड़ा। ठीक है, यहां पर इस टाइम पीरियड के पहले एक अंपायर होता था, रोमन अंपायर, मतलब रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य पूरे यूरोप में प्रभावशाली था। समझ रहे मेरी बात को? मतलब एक राजा था और उसका बहुत बड़ा एरिया था, और राजा अपनी आजादी से काम करता था। उस समय धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। आपको बता दूं कि क्रिश्चियनिटी भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, छोटे छोटे थोड़ी बहुत धर्म थे, लेकिन राजा का महत्व ज्यादा था। मतलब आप समझना, राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं था, राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं था। क्लियर? क्योंकि राजनीति पावरफुल थी उस समय। देखो, जो भी पावरफुल होगा उसका प्रभाव रहेगा। तो ये था कि मान लो पूरा रोमन अंपायर था, समझ लो यूरोप है ये पूरा, पूरे में रोमन अंपायर है, और दो पार्ट में बटा हुआ रोमन अंपायर, वेस्ट और ईस्ट। ठीक, अब धर्म था लेकिन थोड़ी बहुत था। हुआ क्या कि जब कोई साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है और जिस राजा ने उसको बहुत बड़ा किया होगा वो राजा तो खत्म होगा, साथ में जो नया राजा आएगा शायद उतना क्षमतावान ना हो, या कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती है कि बड़े साम्राज्य बाद में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, तो कोई भी देख लो, चाहे मुगल देख लो, आप देखोगे कि अकबर ने बड़ा किया, फिर औरंगजेब को देखोगे तो सबसे बड़ा पाओगे, लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी आता है नहीं संभाल पाया, टूट गया। ठीक, तो वैसे ही रोमन अंपायर टूट गया। अब इससे क्या हुआ, जो पहले पूरा एक शासन था, ठीक है, तो यहाँ वेस्ट रोमन अंपायर था और यहाँ क्या था, ईस्ट रोमन अंपायर था, और सब में एक तरह का शासन था तो रोमन ही अंपायर। लेकिन ये वाला एरिया पूरा क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पर अब एक कहानी के तौर पे आगे आने वाला हूँ। छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। इसमें थोड़ी बहुत ईस्ट में अभी प्रभाव था, है ना। यहाँ पर आप एक वर्ड सुनते होगे बार बार, इस्तांबुल जो सुनते हो ना, ठीक है, वहां यहाँ हेडक्वार्टर वही था, इस्तांबुल जिसको आज की डेट में बोलते हैं, ठीक है, बिजेंटाइन बोलते हैं उसको। हाँ, अब मेरी बात समझना, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो राजा का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से रखो कि उस समय तक क्रिश्चियनिटी उठ चुकी थी बहुत। जो रोम में, इटली और रोम से उसका प्रभाव जो आप आजकल पढ़ते हो, वेटिकन सिटी। अब एक बात समझो, पहले राजा बहुत ताकतवर था, पूरा प्रभाव था,
धर्म कम था, लेकिन अब राजा बिल्कुल खत्म, तो अब किसका प्रभाव हो जाएगा? धर्म का। और नहीं समझ पाए बात मेरी? जैसे मान लो अभी सब में मेरा दबाव है, और मान लो कोई धर्म का भी इंसान खड़ा हुआ है, मेरा प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन उसका तो बना रहेगा ना, है? समझ में आ गया? तो वैसे ही जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का, वहां पर रोमन अंपायर खत्म। रोमन अंपायर जैसे खत्म हो गया, तो राजा का प्रभाव बहुत खत्म हो गया, फिर छोटे छोटे राजा अपनी अपनी जगह के बन गए, लेकिन उन सब पे किसका प्रभाव रहा? धर्म का। अब जब छोटे छोटे हो जाएंगे, तो छोटी छोटी टेरिटोरी हो जाएगी। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे ही छोटी छोटी टेरिटोरी होगी, तो इकोनॉमी बड़ी होगी कि छोटी होगी? जैसे मान लो भारत है, अगर भारत को 10 पार्ट में बीच में बांट दें, और एक दूसरे से व्यापार करने में बहुत तरह का टैक्स लगा दें, जैसे, तो ये बताओ व्यापार ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। पता चला यूपी का सामान अगर मुंबई में जा रहा है तो महंगा हो जाएगा, तो यूपी वाले सोचेंगे हम खुद ही बना लें। समझ में आ रही बात? आपने जीएसटी सुना है ना? जीएसटी ने यही किया, पूरे भारत को एक बना दिया है। आपने देखा होगा जब जीएसटी आया होगा, तो कहा होगा एक आर्थिक भारत। समझना, ये सब बातें अभी तुम लोग उतना नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन कोशिश किया करो, धीरे धीरे तो अपने आप को अपडेट करोगे, है ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि जो रोमन अंपायर खत्म हुआ, उसका जो पतन हुआ, उसके बाद धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया, और हर चीज कहां से तय होने लगा? चर्च से। पादरी तय करने लगे, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे, उतना प्रभाव बना नहीं सकते थे। धर्म को मतलब कोई सवाल करने वाला नहीं रहा, कोई ऐसी संस्था नहीं बची जो धर्म पे सवाल कर पाए। और धर्म अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत तरह की कहानियां बना रखी थी, और उसमें सबसे बड़ी कहानी क्या थी? कि मनुष्य मूलतः पापी है। क्या? हाँ, क्योंकि अगर मान लो मनुष्य को समझदार कह देंगे, तो उसको फिर काम करने की आजादी दे दो। तो क्या कह दो? मनुष्य मूलतः पापी है, और उसको कोई भी काम बिना हमसे पूछे नहीं करना। मतलब कहानी ऐसी बनाई गई, थोड़ी सी फिलॉसफी और रहेगी, उसको समझो। कहानी ये बनाई चर्च ने ऐसा, कि मनुष्य मूलतः जो पैदा हुआ था वो स्वर्ग में था। कहाँ था? स्वर्ग में, है ना? पहला एडम और ईव की कहानी है, कि मनुष्य जब पहली बार आया था, तो एडम और ईव के तौर पे था, स्वर्ग में था, ईश्वर के ईडन गार्डन, जिसका आपने नाम सुना होगा, है ना? स्वर्ग की बागान में था। उसने कुछ गलतियां कर दी, मतलब भगवान ने मनुष्य को बनाया, स्वर्ग में छोड़ दिया, और मनुष्य को समझाया होगा कुछ कि यार ये पेड़ के फल नहीं खाने तुम्हें, लेकिन मनुष्य ने कुछ पेड़ के फल खा लिए। भगवान खूब नाराज हुआ कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, मतलब उनका जो गॉड है वो नाराज हुआ कि और तुमने गलती कर दी, तुमने क्या किया? जो मैंने कहा था वो बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, और तुम कहाँ जाओ? यहाँ। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? सजा भुगत रहे हैं, और सजा भुगतने में कोई ना कोई जेलर तो होगा ही, और पूरी रूल बुक होगी। तो इसी तरह ये हो गया कि हम सब लोग यहाँ पर आए सजा भुगतने, और जेलर कौन है? हाँ, समझ में आ गई ना बात? तो वो जो कहेंगे हमें वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ये बात सबसे मेन बात याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो चर्च कहेगा वही करना है। और इस तरह से हम एक नए एज में एंट्री करते हैं, जिसको बोलते हैं डार्क एज। मतलब आंखें बंद, कुछ नहीं आपको अपनी आंखों से देखना, जो आपको चर्च कहेगा, जो आपको पादरी कहेंगे, आपको वही करना है। क्योंकि आप कौन हो? गलत हो, और गलत इंसान सही चीजें नहीं सोच सकता। और इस तरह से एक लंबा दौर चला यूरोप में, और यूरोप डार्क एज में फंसा रहा। और उस समय छोटे छोटे एरिया में, जिसको आप आज की डेट में यहाँ जमींदार कहते हो, वहां पर उसको सामंतवाद बोलते थे, जिसको फ्यूडलिज्म बोलते थे, क्योंकि अब राजा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बेसिकली 3 तरह के लोग थे यूरोप में। यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है डार्क एज में? एक तो चर्च के लोग, पादरी और ये सब काम वाम करने वाले, ये सबसे पावरफुल लोग थे। ठीक है, उसके बाद कौन थे? जिनके पास जमीन वमीन होती थी, हाँ, मतलब उसको सामंत बोलते हैं, वहां फ्यूडल, है ना? फ्यूडलिज्म बोलते हैं ना, सामंतवाद। ठीक है, इनके पास क्या होती थी? अपनी एक छोटी सोना होती थी,
हाँ, समझना मेरी बात को। और अपना ये बहुत बड़ी जमीन पे अधिकार रखते थे और अपना जीवन जी रहे थे। और बाकी लोग क्या होते थे? वही किसान। ठीक है, समझ में आ रहा है? संख्या इनकी सबसे ज्यादा थी लेकिन प्रभाव सबसे कम इनका था। तो समाज कैसा था उस समय डार्क एज में? हायरार्की थी। अधिकार सारे किसके पास है? इनके पास। राइट्स किसके पास है? केवल इनके पास। ऐसा समाज था डार्क एज में। सारे निर्णय कौन लेंगे? ये। ठीक है, धार्मिक अधिकार के तौर पे, है ना? और काम इनको सब करना होता था, ये चल रहा था। और ये कुछ सवाल भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनका एटीट्यूड क्या बना दिया गया था कि तुम गलत हो, अपना दिमाग मत लगाना। ये आपको अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण अगर आपको दूं। आज भी गांव की महिलाएं अपने आप को ये मानती है कि हमारा पति ज्यादा बेहतर निर्णय लेगा, और वो इस बात को खुद एक्सेप्ट करती है कि अगर पति उनका डांटता मारता है तो सही ही है। ये सर्वे की बात है। बहुत महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश की हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करती हैं। ये मानती है कि महिलाएं खुद कमजोर होती और वो सही निर्णय नहीं लेती, इसीलिए पति जो कह रहा हो सही है, मान लो। कई बार आपने देखा होगा एक बड़ी बहन को भी अपने छोटे भाई को लेके सहम, क्योंकि उसको ये लगता है कि मतलब महिला या स्त्री जो है उससे ज्यादा पुरुष सही होता है। तो ये बताओ, ऐसा कोई और नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? महिला ही कहती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो वैसे ही उस समय की सारी जो जनता थी वो खुद ही ये बात कहती होगी। तो मतलब पूरा का पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा था। ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम भी हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए ना राज करने। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ही दुश्मन थे, भारतीय खुद अपने आप को ये मानते थे कि अंग्रेज हमसे बेहतर है, और बहुत समय तक उन्होंने अंग्रेजों को अपना खुद मालिक बना के रखा हुआ था। वो तो बाद में हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हुए और उन्होंने लोगों को समझाना की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है विवेकानंद। इसीलिए कहा जाता है ना कि विवेकानंद ने हमें पहली बार जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही कुछ कहानी होगी। होता क्या है ना, जब हमको कोई टीचर पढ़ाता है तो एक कहानी तो सुना देता है, लेकिन जिस कहानी को हम जानते हैं उससे कनेक्ट नहीं करता, तो बहुत कुछ अजीब लगता है। अब जैसे आपको गांव की एक महिला की कहानी यूरोप के उन किसानों की कहानी से जोड़ के देखो, तो आप समझ में आ गया होगा कि वो खुद अपना शोषण कराने के लिए तैयार हो गए, और ये चलता रहा लंबे समय तक। ठीक, लेकिन अब क्या होता है, इस टाइम पीरियड के बाद चीजें बदलने लगती हैं। इस टाइम पीरियड के बाद चीजें बदलने लगती है। अब क्यों बदलती है ये समझो। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर एग्जाम के पॉइंट से बताऊंगा। आपको पता होगा, मैं अभी ऐसे ही मैप बना रहा हूँ, ये मान लो यूरोप है। ठीक है, और यहाँ मान लो एशिया है। ठीक है, ऐसे ही है कुछ स्ट्रक्चर, अभी आप जब देखोगे, मतलब बहुत एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ पर एक नई संस्था का उत्थान हुआ, उसको बोलते हैं इस्लाम। समझना मेरी बात को। यहाँ डार्क एज है, कहां से कब तक? अप्रोक्स, है ना? ये है, चल रहा है। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पर, इस टाइम पीरियड में किसका उदय हो रहा है? राइजिंग इस्लाम का। हाँ, देखो अभी इंडिया हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको अलग रखते हैं। बात आपकी सही है। ठीक है, हाँ, अभी वो नहीं पढ़ना। अमेरिका अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उस समय थे ही नहीं कुछ। अभी ईरान का जब हमला हुआ तो यही तो हुआ। यूएसए जो है ना, वो अभी 300 400 साल पहले बना ही देश है। हाँ, मतलब नेटिव क्या, वहां के भी लोग हैं, है ना? मतलब एक प्रकार का उनका एक वो था, कंप्रोमाइज किया उन्होंने, कंप्रोमाइज या समझौता या कॉन्ट्रैक्ट। आप देखोगे यूएसए में, आप 50 स्टेट देखोगे आपस में मिलके उन्होंने बनाया, और बहुत पुरानी घटना है, अभी थोड़ी ज्यादा 1776 के आसपास की घटना है। भारत और ईरान जैसा देश, भारत चीन, देखो भारत और चीन ऐसे देश हैं जो बहुत पुराने हैं। ठीक है, वास्तव में इनको कहा जाता है सिविलाइजेशन नेशन। मतलब यही सभ्यता को समझ रहे हैं लंबे समय से। बाकी ये सब तो अभी बने हुए हैं।
यही तो एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि ईरान को लेकर भी, है ना, इतना पुराना सभ्यता, लेकिन ईरान में जो पुरानी सभ्यता थी ना वो वास्तव में अब नहीं है, ईरान फारसियों का था, ठीक है, लेकिन अब तो वहां इस्लाम है, ठीक है, वो सब बाद में करेंगे, समझेंगे। अभी समझो इस टाइम पीरियड में यहाँ डार्क एज है, यहाँ पर इस्लाम हो गया। अब एक बात समझना, है सेम ही लगभग लगभग, लेकिन ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, उठ रहा है। अच्छा एक बात समझो, ये पतन की ओर था, ये उदय। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पहली बार यूनिवर्सिटी आए होगे तो बहुत एनर्जेटिक रहे होगे कि ये भी मैं कर लूं, वो भी कर लूं, ये किताब भी पढ़ लूं, और अपने आप को बहुत आपने कैसे अच्छा बनाने की कोशिश की होगी और अपने आप का विस्तार करने की कोशिश की होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, लेकिन जो बहुत समय से यहाँ रह रहा है, अरे ठीक है यार, चलता रहता है, उसमें क्या आ गया होगा, दोपहर को दाल चावल खा के सोने लगने वाला। तो ये एक ट्रेंड होता है हर चीज में, मतलब ये आपको लग रहा होगा कि मैं कहां से क्या जोड़ रहा हूं, पर वैसा ही है। यूरोप में एक प्रकार का जो लेथार्जिक माहौल हो गया था और वहां पर बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं था, सब बस जो चर्च था, जो राजा थे, वो सब क्या कर रहे थे, अय्यासी कर रहे थे, खा पी के मस्त होके सो रहे थे, जनता को मूर्ख बनाए थे। पर ये लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे, और जब ग्रोथ करेंगे तो इधर उधर भी बढ़ेंगे, और इन्होंने यहाँ की तरफ बढ़ना चालू किया। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो रोमन अंपायर था वो क्या था, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट वाला तो टूट गया था पहले ही, ठीक है, 400 के आसपास ही खत्म हो गया था, लेकिन ईस्ट वाला रोमन अंपायर बचा हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, क्या, हाँ बाइजेंटाइन, ठीक है, जो भी आप बोल सको हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये एरिया था, है ना, इसी को और क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, और इसका आज की डेट में क्या नाम है, इस्तांबुल, हाँ, आज की डेट में इसका क्या नाम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो आज इस्तांबुल है उसको ही पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और उसी को पहले बिजेंटाइन कहते थे, क्लियर? तो बहुत कंफ्यूज ना होना, ये तीनों नाम एक ही है। अब ये एरिया यहाँ था, मतलब यूरोप और एशिया के जस्ट बीच में। अब यहाँ, अब इसको इस्लाम मत समझो, इसको समझो ऑटोमन, जैसे वो रोमन अंपायर था ना, ये ऑटोमन अंपायर था। अब ऑटोमन अंपायर अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करेगा तो क्या करेगा, अब देखो दो चीजें बहुत ध्यान से समझना। एक तो ऑटोमन अंपायर में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हुए, और मैंने आपको क्या कहा, जब आप पहली बार इलाहाबाद आए होगे तो सोचा होगा ये किताब भी ले लूं, वो भी ले लूं और पढ़ूं, समझना मेरी बात को, यहां से थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। तो ऑटोमन अंपायर भी चाहता था कि वो बहुत प्रोग्रेसिव रहे, तो सारी जगह की किताबें लेके पढ़ना शुरू किया। तो समझ लो ऐसी बात है कि मैं प्रयागराज में आया हुआ हूँ 10 साल से, और मैंने खूब अपने समय में किताबें उताबें खरीदी थी, लेकिन मान लो कि ये आए हैं अभी 1 साल पहले, मेरे रूम आए, रूम आते ही देखेंगे ये किताब भी है सर, ये, जबकि मैंने उनमें धूल पढ़ दे, लेकिन इसको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ये कहेगा सर 2 दिन के लिए ले जाऊं क्या, होगा, यही होता है ना। ऐसे ही सेम जो यूरोप का पुराना नॉलेज था, जो प्लेटो अरस्तु की किताबें थी जो उन्होंने लिखा था क्लासिकल टाइम में अपने, उन किताबों को दोबारा किसने पढ़ा, ऑटोमन अंपायर में पढ़ना शुरू किया गया। और ऑटोमन अंपायर में ना केवल पढ़ा गया बल्कि उसका ट्रांसलेट भी किया गया, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो अपनी लैंग्वेज में। कुछ समझ में आ रहा है कि जो किताबों में धूल पड़ चुकी थी वो किताबें फिर से पढ़ी जाने का शुरू हो गया। और एक कारण और, जो बिजेंटाइन था, है ना, या तो इस्तांबुल वाला एरिया था, उसमें इन्होंने हमला किया, और हमला किया तो यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ भागे होंगे, क्योंकि रोमन अंपायर थे, ऑटोमन ने हमला किया, तो कम से कम तो अपने एरिया फिर भागे होंगे, और फिर गए होंगे इटली इटली, और जब भागे होंगे तो सारी किताबें किताबें अपनी लेके चले गए होंगे। जैसे मान लो मेरे ऊपर ये हमला कर दे तो मैं अपना रूम छोड़ूंगा और मैं भागूंगा, तो अपनी किताबें तो ले ही जाऊंगा, और जब मैं अपने घर जाऊंगा किताबें रखूंगा तो मेरा भाई भाई देखेगा अरे ये भी है क्या। तो वैसे ही कुछ हुआ था
कि जब इन्होंने यहाँ पर हमला करके इसको जीत लिया, इस्तांबुल वाले एरिया को, समझ में आया? ऑटोमन एम्पायर जब वहां पर अपना विस्तार किया तो ये भाग के कहाँ गए? इटली इटली साइड गए। और इटली साइड जब ये गए तो क्या हो गया? वहां पर पुराना नॉलेज, जो यूरोप का, ग्रीस का पुराना नॉलेज था, जिसको क्लासिकल टाइम कहते थे, वो फिर से इनको मिला। और इनको पता चला कि हम इतने पढ़ने लिखने वाले लोग थे। समझ में आई बात? कि जैसे मान लो मैं किताब लेके अपने घर भाग गया, इसने हमला किया, अब रखा, मेरे भाई ने, अरे ये तुमने ये थ्योरी अरे यार मैं पढ़ता था क्या पहले यार? तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी कि हम लोग पापी नहीं है, हम लोग ने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च पहले कर रखी है, तो हमें दोबारा नींद से जागने का मौका मिलेगा। और हम क्या करेंगे? खुद को दोबारा जगाएंगे, रिवाइवल। इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण, रेनेसा। अब समझ में आ रही बात? और अब एक बात और समझना, ऑटोमन एम्पायर के इंपैक्ट से मैंने आपको जोड़ के बताया, पर ऐसा नहीं केवल ऑटोमन का ही रोल था, बहुत सारी और भी घटनाएं थी। फिर ऑटोमन एम्पायर ने जब अपने आप को बड़ा कर लिया, तो पहले जो यूरोप का व्यापार होता था, किससे? हर जगह से। जैसे आज की डेट में ईरान ने कहा ना कि रोक दिया हार्मुज स्ट्रेट, तो अब देखो आप नए रास्ते खोजने पड़ेंगे ना। तो जब यूरोप अपना पहले व्यापार कर रहा था, जितना भी कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर ने सारे रास्ते रोक दिए। जब सारे रास्ते रोक दोगे तो फिर क्या होगा? कि मोटिवेशन, और आपने सुना होगा ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वही फिर नए रास्ते खोजे गए, नए तरह का विज्ञान आया। और जब इंसान इतना करने लग गया तो चीजें समझ में आ गई कि मनुष्य वो नहीं था जो अभी तक बताया जा रहा था। और यहां से एक नए दौर की शुरुआत होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? मॉडर्न एज। तो मॉडर्न का मतलब क्या है? आज आप ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाई मॉडर्न? जैसे मैं कहूं किसी को ये बड़ा मॉडर्न लड़का है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? आप किसको मॉडर्न कहते हो? ये नहीं है मॉडर्न, ये भारत में मॉडर्न है? ये इसने बताया, क्या नाम है आपका? हाँ, हर्षवर्धन। आप पहले भी जुड़े थे क्या? अच्छा, पुराने फूल फिल खिल रहे हैं। और कौन कौन पहले कभी मुझे मिला है? चलो, तो हाँ, तुम तो मिले ही हो, ठीक है, तुम तो मेरे कैप्टन हो, मालिक हो। हाँ, ये हमारे सहयोग के सबसे मेन पिलर है इस समय, मतलब सहयोग की जो इनकम होती है ना, वो इन्हीं के थ्रू है। ठीक है, तो जो जो चल रहा है सब है स्टूडेंट ही सेकेंड ईयर के। हाँ, ठीक है, वो पीछे जो खड़ी है वो सहयोग की शुरुआत करने में बड़ी रोल था। तो चलो हम लोग फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, कि नए रास्ते खोजे गए, नई तरह की चीजें हुई, और पता चल गया कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। और यहां से धर्म का रोल कम होगा। देखो, धर्म का मतलब है तर्क से अपोजिट। जैसे ही लॉजिक आएगा, धर्म कम होगा। जैसे अगर मान लो लोगों को बीमारी हो रही हो कोई, और हमें लॉजिक से पता चल जाए कि बीमारी क्यों हो रही है, तो फिर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ये ना पता चले कि बीमारी क्यों हो रही है, लॉजिक ना चले, तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल, जैसे कई बार देखा होगा कि यार ये बीमार ही बना रहता है, अब कोई इलाज, कोई जांच ही नहीं से पता चल रही कि क्या है, तो हम कहाँ भरोसा करते? पक्का कुछ ऊपरी झाड़ फूक का। तो यहां पर भी आपका तर्क आने लगता है, वहां धर्म जाने लगता है। ये हमेशा थोड़ी एक रिलेशन रहा है, समझ ना? जैसे पहले पानी बरसता था, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था, तो इंद्र भगवान मान लिया। लेकिन जैसे ही हमें लॉजिक पता चल गया तो हम समझ गए। हम इस टॉपिक में थे कि मॉडर्न किसे कहते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है लॉजिक का यूज करने वाला। जो व्यक्ति तर्क से अपने जीवन को निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न। कोट पैंट पहनने वाले को मॉडर्न नहीं कहते। अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और कोट पैंट पहन के कोई आदमी आपके पास आ गया, तो वो मॉडर्न नहीं है, वो मूर्ख है। हाँ, भारत में उसी को मॉडर्न कहते हो, अलग बात है, लेकिन हम क्योंकि यूरोप के प्रभाव से भी जी रहे हैं। पर वास्तव में जो इंसान तर्क से जीवन, ठंडी पड़ रही है, उस समय आप कोट वोट पहन लो, तो भाई मॉडर्न है।
मतलब तर्क का प्रयोग करना है ना, समझ में आ रही बात। जैसे मॉडर्न का मतलब नकल करना नहीं होता, मॉडर्न का मतलब होता है लॉजिक का प्रयोग करना, सवाल करना कि मैं ये काम क्यों करूं। तो मॉडर्निज्म का मतलब होता है जब आप अपने जीवन को कैसे चलाते हो, तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे। तो आज के बाद समझ जाना कि मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है, विज्ञान से आधारित जीवन। तो वही तो अब हम बता रहे हैं कि जो ये टाइम पीरियड है लगभग लगभग, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, जीवन कैसे हो रहा है, बदल रहा है कैसे। मनुष्य अपना जीवन किस पे निर्धारित करने जा रहा है अब, धर्म की जगह विज्ञान पे। तो यहीं से शुरुआत किसकी हो रही है, मॉडर्निटी की। तो आज के बाद कभी भी आपके जब ये शब्द यूज आ जाए मॉडर्न, तो इसका मतलब कोट पैंट और कार नहीं है, इसका मतलब है लॉजिक। क्या, लॉजिक। जब मनुष्य सवाल करता है कि मैं ये काम क्यों करूं, जब मनुष्य विज्ञान का यूज करता है, उसको कहते हैं मॉडर्निज्म। समझना। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, अब थोड़ी सी हम लोग अभी तो मतलब वार्म अप हुआ है, अब आपसे कनेक्ट होने जा रहा हूँ। अभी तक जो पढ़ा रहा था मैं वो वास्तव में जबरदस्ती था, अब धीरे धीरे शुरू होगा क्योंकि आप लोगों से जुड़ना भी तो पड़ता है। एक बात बताओ मुझे, मजेदार बात है, दो लोग हैं अब, इंसान और भगवान, इंसान और भगवान, ठीक। अच्छा तीन टाइम पीरियड है, बहुत मजेदार बात है, इस गॉड और ह्यूमन बीइंग, यही दो लोग हैं बस। इस टाइम पीरियड में ये बताओ कौन इंपॉर्टेंट होगा, गॉड इंपॉर्टेंट होगा कि ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट होगा। और इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में, मॉडर्न एज, डार्क एज और प्री डार्क एज, बताओ। यस, समझो, क्योंकि अगर हम गॉड को ले आएंगे, मेन बना लेंगे, और मनुष्य को, मतलब फिर वही हो गया ना कि जेलर और वही पापी। इस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि ह्यूमन बीइंग स्वतंत्र है, वो सोच विचार सकता है। समझ में आ रही बात। तो गॉड था लेकिन उतना प्रभाव नहीं था, मतलब धर्म था लेकिन धर्म का उतना प्रभाव नहीं था। एक बात याद रखना, जब भी कुछ तय होता था तो उसके सेंटर में कौन होता था, ह्यूमन बीइंग। जब भी कोई बात तय होती थी तो उसके सेंटर में कौन आता था, ह्यूमन बीइंग, गॉड नहीं होता था। मतलब ये उद्देश्य होता था कि मनुष्य कैसे खुश रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात आपको बताऊं, जैसे मान लो कि सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में आप कोई चीज भगवान के खिलाफ बोल दो, भगवान नहीं मतलब अल्लाह के खिलाफ, मतलब उनका गॉड अल्लाह ही है, तो ये बताओ आपको सजा होगी कि नहीं होगी। लेकिन आप भारत में बोल सकते हो, विवाद हो सकता है लेकिन सजा नहीं होगी कोई। ऐसा क्यों पता है, राइट टू स्पीच नहीं है भारत में, मनुष्य महत्वपूर्ण है, धर्म स्टेट का महत्व नहीं है। मतलब राज्य जो काम कर रहा है, जो भारत है, उसके लिए मनुष्य ही मेन है। हाँ मतलब धर्म मनुष्य का मैटर है, राज्य का विषय नहीं है। जैसे यूएसए में आप बाइबल जला दो खड़े होकर, कुरान जला दो आप खड़े होकर, आप कुरान जलाओगे तो आपको सुरक्षा दी जाएगी कि ठीक है आपका इच्छा आप जलाओ, आपको कोई कुछ नहीं। लेकिन आप सऊदी अरब में कुरान जलाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां क्या है, कौन है केंद्र में, गॉड। हमें आप समझ आए, वो अभी भी पीछे वाले टाइम पीरियड पे ही चल रहा है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा कि गॉड सेंट्रिक होगा, हाँ ह्यूमन सेंट्रिक यहाँ पर। लेकिन यहाँ मामला क्या हो गया, गॉड सेंट्रिक। यहाँ ह्यूमन को क्या कर दिया गया, मतलब ह्यूमन क्या हो गया, साधन। अब कुछ वर्ड भी लिखना सीख लो, ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, साधन। साध्य कौन होगा, गॉड या रिलीजन या धर्म। लेकिन जब इधर आ जाओगे, अब यहां पर हल्का सा चीजें बदल रही है।
देखो, एक दो दिन में नहीं बदलता कुछ। यहां से एक नई शुरुआत हुई, और क्या हुई, अब ह्यूमन बीइंग जो बाहर चला गया था वो फिर से धीरे धीरे सेंटर में आने लगेगा। और रिलीजन बाहर, इसी को कहते हैं मानववाद। क्या कहते हैं? हाँ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ह्यूमनिज्म। तो आज की बात, ह्यूमनिज्म आपको समझ में आ गया क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। जैसे आपके घर में कोई भी निर्णय होता है, जैसे मान लो पम्मी है, पम्मी के घर में कोई भी निर्णय होता है, उसको पम्मी को ही केंद्र में रख के करते हैं। जैसे सब्जी किसकी बनेगी, अब जो पम्मी को अच्छी लगती है वही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, तो ये हो जाएगा पम्मी जब। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरे घर में सारे डिसीजन मुझी को लेकर ध्यान में रखे होते हैं, और किसी को नहीं। तो मान लो योगेशवाद। तो वैसे ही अगर मान लो कोई स्टेट या कोई दर्शन या कोई फिलॉसफी में मनुष्य अब केंद्र में आने लग गया, तो फिर क्या हो जाएगा वो? ह्यूमनिज्म, मानववाद। मानववाद की शुरुआत होती है उस समय, ऐसा नहीं शुरुआत होती है, रिवाइव होता है एक प्रकार से। पहले भी मानववाद था, लेकिन बीच में डार्क एज आ गया तो मानववाद खत्म हो गया, लेकिन अब फिर से मानववाद आने लगा। मानववाद कब आएगा? जब मानव को क्या माना जाने लगेगा, एथिकल कि अनएथिकल? एथिकल। भाई गलत मान लोगे तो, अब जैसे योगेश के हिसाब से सारा काम होता है, क्योंकि घर वाले क्या मानते होंगे, योगेश सही है। जिस दिन ये मान लेंगे योगेश खराब है, तो योगेश के हिसाब से नहीं होगा। तो वैसे ही पूरी दुनिया जब ये मान लेगी कि मनुष्य सही है, तो मनुष्य के हिसाब से काम होने लगे। आज की डेट में हम ह्यूमनिज्म के ही इरा में हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश की। अब आपको एक पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आने लगा होगा। अब अगर आप 1 या 2 मिनट को भी आंख बंद करोगे, तो आपकी एक पूरी कहानी बन चुकी होगी। ऑटोमन अंपायर का बढ़ना, रोमन अंपायर में एक वेस्टर्न पार्ट का कम होना, फिर ईस्टर्न पार्ट का धीरे धीरे कम होना, फिर चर्च का प्रभाव एक समय बढ़ चुका है, फिर सिकुड़ रहा है। आपकी पूरी कहानी अब दिमाग में बन गई। क्लियर? कोई दिक्कत? हम्म। जानते हो मॉडर्निज्म किसे कहते हैं? यहाँ तर्क का प्रयोग हो। अब एक हम नए दौर पे जा रहे हैं, पता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी आप लोग छोटे हो, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे आगे, यहाँ तर्क का प्रयोग बंद होना चालू हो जाए। इस पे कभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम फिलहाल मॉडर्निज्म के ही प्रभाव में हम लोग सब चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब चलते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, अब जो आपको लिखना है हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी ये शब्द आ जाए, अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे बता रहा हूँ, कहानी पूरी हो चुकी है। मतलब ये शब्द आने ही चाहिए, मैं आपको याद भी कराता जाऊंगा। मॉडर्न एज मतलब इसका क्या है, ये शब्द आपका जरूर आना चाहिए। लॉजिक, ठीक है, पहली बात। अब आपको मॉडर्न एज किसको कहते हैं ये मैं बताऊंगा, कहानी आपको पूरी याद है ना? ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या होता जाए? रेशनलिस्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी चीज को जानने और समझने की क्षमता है। डार्क एज में ऐसा नहीं था। ठीक है, मॉडर्न एज का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर ऐसे लिखना हो इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कभी भी मॉडर्न एज शब्द यूज हो, वहां इंट्रो की शुरुआत जब भी करोगे, तो ये शब्द जरूर आ जाने चाहिए। अगर आपने इतना इंट्रो में लिख दिया, कुछ भी कहानी लिखो, लेकिन ये कीवर्ड आने चाहिए। अब आपके नोट्स में ज्यादा नहीं लिखना, बस इतने ही पॉइंट लिखने हैं। तो अब आपको एग्जामिनर पढ़ते ही नंबर देगा। उसमें क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग एज ए रैशनल एनिमल स्टेब्लिश हो रहा है। और एक शब्द मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है, ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो आज से अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न एज के बारे में बताओ, तो आप बता दो कि मॉडर्न का मतलब क्या है। यहाँ लॉजिक प्रयोग होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ उसका टाइम पीरियड ये याद रखना, 15 टू, हाँ। जैसे एग्जाम में क्या करा करो ना, जब से मॉडर्न एज लिखा करो, ब्रैकेट में ये लिख दिया करो। इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बेसिकली बताऊं, समझाऊं। जैसे मान लो ये मैंने लिखा योगेश त्रिपाठी, ठीक है, मान लो ये मेरा नाम है, मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आप योगेश त्रिपाठी के साथ साथ ये क्या लिख दो, मान लो, ठीक है,
मान लो कभी मरूंगा ही, ऐसे लिखो, तो उससे क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे आप अकबर लिखो ना, और अकबर के बगल में उसका सन भी डाल दो, तो जो 600 बच्चों ने जब अकबर लिखा होगा और एक बच्चा अकबर के बगल में सन डाल दे रहा है, तो अपने आप नंबर क्या हो गया उसका, बढ़ गया, जबकि याद सबको है। कौन नहीं जानता कि अकबर का है ना जो भी है 1556 से 1606 में है कुछ, हाँ मुझे एग्जैक्ट नहीं, हाँ 1606 या 5, भाई मैं टीचर नहीं हूँ, आप लोगों के लिए मैं पढ़ा हूँ सुबह से 3 बजे से उठ के, तब पढ़ा रहा हूँ। मैं हूँ बेसिकली फिलोसफी का व्यक्ति, लेकिन फिलोसफी जो पढ़ लेता उसको सब ये समझ में आया, और इसके कहने पे ही ठीक है शुरू किया था। तो समझना मेरी बात, कुछ ऐसे अगर लिखा करो तो थोड़ी चीजें यूज किया करो, है ना। ठीक है, तो इससे नंबर अपने आप बढ़ता है, कॉपी अपने आप सुंदर लगने लगती है। ठीक है, और मैप बनाना जरूर सीखो, मैप के बिना आपका नंबर नहीं आएगा। और मैप बनाने में कितना सेकंड लगता है, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 सेकंड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अगर भारत का मैप बनाना है तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, विश्व का बनाना है, ठीक है, मैं मतलब ठीक है, उस समय आपको मैंने ऐसे ब्रैकेट में बना दिया, तो इसका ये मत समझना कि मुझे नहीं आता। मैं मैप बहुत 40 से 50 सेकंड में विश्व का मैप पूरा बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैप बना लोगे, आप सोचो 40 सेकंड में आप मैप बना ले रहे हो अगर, और उसमें ये सब थोड़ी थोड़ी शब्द लिख दे रहे हो, तो बाकी दो स्टूडेंट होंगे, मान लो एक स्टूडेंट एक्स है और एक स्टूडेंट वाई है, दोनों ने रात दिन मेहनत की है, लेकिन एक्स ने पूरा आंसर लिख दिया, वाई ने क्या किया, हर जगह जहां भी कोशिश की अपना नॉलेज दिखाया। नॉलेज कैसे दिखाया, मतलब हिस्ट्री है तो उसमें सन डालना, याद है, ठीक है, और मैप बनाना, क्योंकि हिस्ट्री की कोई भी घटना कहीं ना कहीं तो हुई होगी विश्व में, उसको मैप के द्वारा आप दिखाओ। जैसे अभी मैंने इस्तांबुल बताया, इसको आपको मैप के थ्रू ही दिखाना है, और बहुत एग्जैक्ट मैप नहीं होना चाहिए, काम चलाऊ भी हो। तो सोचो अगर एक्स को 10 नंबर मिलेंगे तो इसको कितने नंबर मिल जाएगा, 13। एक क्वेश्चन में अगर 3 या 4 नंबर हो गए तो बाकी क्वेश्चन में और 1% उसका बढ़ गया। नॉलेज सेम था, लेकिन बस उसने क्या किया, थोड़ी सी पेशेंस के साथ काम किया, थोड़ी और सुंदर कॉपी बना दे। जैसे मान लो मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये मैप बनाया, मान लो मैंने लिखा कि भारत में कांदला एयरपोर्ट गुजरात में है, मान लो, ठीक, ये मैंने लिखा बस। मान लो मैंने ये लिखा और ये मैप भी बना के ये ऐसे टिक कर दिया। अब समझ में आया कितनी देर लगा मैप बनाने में मुझे, 1 भी सेकंड, ठीक। अब एक और देखो, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो इस तरह लिख दिया, तो अब और सुंदर लगने लगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, इसी को आप कहते हैं, ठीक है, कि इसी से नंबर आपको आगे आता है। वरना 65% और 75% जिनको मिल रहा है, इनके बीच में नॉलेज का अंतर नहीं है कोई, अंतर केवल प्रेजेंटेशन का है। जैसे आपने पनीर बनाया और चावल बनाया और कैसे रख के दे दिया, आपने अच्छे से रख के दिया, मान लो आजकल देखते हो कि चावल को कटोरी में डाल के सेट करके उसमें अगर आप नींबू वीबू लगा के और मिर्च लगा के दो और ऐसे डाल के दे दो, तो सेम वही चीज है कि पूरा एफर्ट किया। और ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हंसी मजाक आपको जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं आईएएस बनने तक में इसका रोल है। और अगर आपसे मैं कहूं कि मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाया, तो उसमें सबसे बड़ी कमी यही चीज की थी, ये उस समय मैंने नहीं समझी वैल्यू। और ये सब ना आपकी हैबिट में होना चाहिए। आप लोग ये मत समझो आप यूनिवर्सिटी आए हो केवल एकेडमिक कर लोगे सफल हो जाओगे। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, कपड़ा पहनना सिखाती है कि सीनियर के सामने कैसे जाना है, जूनियर के सामने कैसे जाना है, टीचर से कैसे बात करना है, यही तो इंटरव्यू है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे बिहेव करना है, बाल कितने होने चाहिए, बियर्ड, ये सब मैनर्स होते हैं। मतलब फैशन नहीं मैं कह रहा, आप सेना में जाओ या कहीं भी जाओगे तो आप देखोगे अनुशासन होता है, मतलब एक चीज दिखती है, वो यूनिवर्सिटी से ही आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए तो आपके हर एग्जाम की 70% तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बार बार यही कहूंगा,
कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम को सबसे बेहतर एग्जाम मानते हैं तो आप देखो उसमें सेलेक्ट होने वाले लोग कोचिंग से नहीं डिसाइड होते, किससे डिसाइड होते हैं, किस कॉलेज के हैं। रोल ऑफ कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखो या तो आईआईटी कर रहे होंगे, या तो एम्स से होंगे, या तो अच्छे मेडिकल कॉलेज से होंगे, या कोई अच्छे मिरांडा कॉलेज से होंगे, या डीयू से होंगे। समझ में आ गई बात। ये सब चीजों का बहुत रोल होता है। हमेशा संगत अच्छी रखो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, अच्छी चीजें सीखते रहो, ठीक है, तो लाइफ अच्छी होती जाएगी। समझ में आ गई बात, चलो है ना। तो अब आपसे एक एक चीज में लिखते जाना पॉइंट में, जो आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां तक हम आ चुके हैं। मॉडर्न एज का इंट्रो लिखोगे, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन कैसा भी आए इंट्रो तैयार है अब आपका। अगर मॉडर्न एज शब्द आ जाए तो यही लिखना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है बताओ। मॉडर्न एज का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमनिज्म। सबसे पहला, मॉडर्न एज में सारे विचार के केंद्र में कौन होता है, ह्यूमन बीइंग। अब आप इसको जैसे दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा भी सकते हो, रिलीजन स्टेट सब यहां पर होंगे, लेकिन बीच में कौन होगा, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहां पर यह माना जाने लगा कि ह्यूमन बीइंग बेसिकली कैसा है, एक आजाद है, मतलब एथिकल है और क्रिएटिव है, मतलब उसके अंदर बहुत तरह की संभावनाएं हैं। डार्क एज में यह माना जाता था कि मनुष्य में कुछ नया करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए उसको बंदिशों में रखा जाता था। लेकिन ह्यूमनिज्म में क्या माना गया कि मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता है, उसका दिमाग, उसको नए नॉलेज की भी, जैसे पहले ये माना जाता था कि मनुष्य कोई नया नॉलेज नहीं ला सकता, नया नॉलेज कहीं से नहीं, जितना धर्म के ग्रंथ में लिखा है, जितना चर्च ने कह दिया बस वही नॉलेज है। तो क्या हुआ कि मनुष्य रैशनल नहीं है। लेकिन मॉडर्न एज में क्या है कि मनुष्य रैशनल है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म हो गया, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर इसका दूसरा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि मनुष्य ने सवाल करना सीखा, ठीक है, आस्था आधारित जिंदगी की जगह तर्क आधारित जीवन, मतलब फेथ बेस्ड लाइफ से कहां जाने लगा वो, लॉजिक बेस्ड लाइफ। जैसे मान लो सपोज करो कि हम उठे सुबह सुबह और हमारा सर दर्द होने लगा, और हमने सोचा कि भगवान का यही मन होगा कि आज सर दर्द होना है, तो ये कैसा जीवन है, फेथ बेस्ड। ठीक है, सवाल नहीं किया, जो है मान लिया, लेकिन लॉजिक, क्यों दर्द हो रहा है, रात को कुछ खाया था क्या, कोई दवाई, या चलो चेकअप कराए। तो मनुष्य का जो जीवन है, जैसे मान लो पानी बरसा, चलो आज भगवान का मन है तो बरस गया, ये कैसी लाइफ हो गई, फेथ बेस्ड। लेकिन अगर क्यों गर्मी है इसलिए ऐसे, तो जब सवाल करे 10 तरह के, तो ये कैसा हो जाएगा, तर्क आधारित। अब जो हमारा नया समय आ रहा है वो कैसा होगा, आस्था आधारित से तर्क आधारित। ठीक है, तीसरा जो इसका सबसे मेन फीचर्स है, साइंटिफिक टेम्परामेंट में कुछ चीजें भी लिख लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कॉपरनिकस की थ्योरी। जैसे जो बाइबिल है उसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य चक्कर लगाता है, जियोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बताया, ठीक है, फिर गैलीलियो, अब उसने टेलीस्कोप बना के दिखा दिया कि देखो तुम बाइबल में ना देखो सूर्य चंद्रमा, सीधे देख लो। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन, तीसरा फीचर है इसका। ये मैं आपको फीचर्स दिखा रहा हूं, ये किताब से थोड़ी अलग होंगे, क्योंकि आप तो जो ज्यादातर तो 90% लोग डी कुमार पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, वो तो आप पढ़ते ही पढ़ना, ये थोड़ी आपको यूनिक फीचर रहेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन। अब इसमें क्या है, अभी तक मनुष्य को कैसा बनाया गया, आंखें बंद रखो, कुछ नहीं विचार करो, लेकिन अब मनुष्य क्या कर रहा है, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे नए रास्ते, जैसे समुद्र में जाना ही नहीं, अब समुद्र के रास्ते खोजे जा रहे हैं, जैसे कोलंबस, वास्को डिगामा, ये सब नाम लिखना है उधर, आपको आता होगा लेकिन आप नहीं लिखोगे,
जैसे आपको पता होगा कि कोलंबस और वास्को डिगामा, जैसे वास्को डिगामा कब आया था भारत, अब ये लिखा है ना, तो जैसे ही वास्को डिगामा लिखो ब्रैकेट में तुरंत लिख दो 14 है ना 98, ये आदत अभी से डालो, ठीक है। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ये कब था, अब ये लिखा नहीं, हाँ मतलब ठीक है मैं जान रहा हूँ, लेकिन लिखा नहीं ना आपने अभी, यही आदत सुधारो। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे तैरना ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता ना, वैसे पढ़ना भी ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। तो ये चीज हमेशा समझ लो। फिर आगे चलते हैं, पॉलिटिकल चेंज, जो नए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, मॉडर्न एज का एक कॉन्सेप्ट समझो क्या हुआ, मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। जैसे पहले ये यूरोप था, पहले पूरे यूरोप में केवल एक था रोमन अंपायर, जो पूरे यूरोप को कवर करता था, ठीक। और रोमन अंपायर के साथ साथ एक मान लो वही उस समय चर्च भी था, कम। फिर क्या हुआ, ये रोमन अंपायर खत्म हो गया, लेकिन चर्च बना रहा। और अब क्या हो गया, सपोज करो सब जगह छोटे 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 सामंत हो गए, ठीक है। इसका प्रभाव तो सब जगह पड़ा है, और ये इतने छोटे छोटे हो गए कि ये इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, समझ ना, इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। और बाकी सब छोटे छोटे रह गए, चलने लगा सामंतवाद वाला जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था। राजा भी था तो नाम मात्र का, जैसे क्या होता था कि इतनों के बीच में एक राजा मान लो, लेकिन वो इन्हीं पे डिपेंड है, क्यों, उसकी अपनी सेना भी नहीं, इन्हीं की सेना थी, ये इस पे डिपेंड करता था। तो राजा बस ये सोचता था कि मेरी जिंदगी लग्जरी चलती रहे, थोड़ी बहुत जो पैसा आ जाता आ जाए, इसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं थी कि कंट्रोल करने की, समझना मेरी बात को। और इसको ये भी लगता था, अब सोचो कि ये मान लो सामंत है, ये सीधे यहाँ से जुड़ा है चर्च से, पैसा वैसा पहुंचा रहा है टाइम पे, तो ये बता, और राजा को भी यही पहुंचा रहा है, और राजा कभी राजा बनने की कोशिश करे, कुछ इसको आदेश दे, तो ये मानेगा कि नहीं मानेगा, कहेगा मैं तुमसे सीधे ऊपर जाके चर्च से मिलाऊंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, चर्च की सुनूंगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मान लो एसपी है, दरोगा है, और एक पोस्ट होती है डिप्टी एसपी। तो कई बार डिप्टी एसपी सोचता है कि दरोगा को हड़काए, लेकिन दरोगा कहता है जब मुझे ऊपर से सीधे कनेक्शन है तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। इसीलिए पुलिस में सबसे ज्यादा अगर फजीहत होती है तो डिप्टी एसपी की होती है। काम बहुत है लेकिन सुनने वाला उसका कोई नहीं। अरे जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी पापा से बहुत बनती है, तो कभी तुम्हें भाव देगा, सेम वही होता। मैं कहता हूँ पढ़ाई बहुत सरल है, बस आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो तो कुछ ऐसा होगा। तो इस समय जो था, इस समय कोई भी नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, किसका नहीं था, नेशन जैसा कुछ नहीं था। जैसे नेशन किसे कहते हैं, समझो मेरी बात को। जैसे आपसे कहा जाए आपका नेशन क्या है, अरे तेज बोलो, इंडिया भारत है ना। क्रिकेट मैच में तो उफान के आता होगा ना पूरा, भारत का राष्ट्र तभी देखते हैं क्रिकेट मैच या पाकिस्तान से युद्ध हो, हमारा नेशनलिज्म तब बहुत ज्यादा आता होता है, तभी आपको फील होता है। नेशन एक फीलिंग है जिसको आप कहते हो नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक जगह के लोग अपने आप को एक कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम मतलब रसिया से हैं, हम जापान से हैं, हम की भावना, फीलिंग ऑफ वी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब छोटे छोटे पार्ट में होंगे, समझना मेरी बात को। देखो अब एक बात और समझो, मैं थोड़ी सी तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रोमन अंपायर था, पूरा का पूरा चर्च का प्रभाव था। रोमन की लैंग्वेज थी लैटिन, वो चलती थी एक भाषा के तौर पे। जैसे आज पूरे भारत में देखो तो एक हिंदी या इंग्लिश चलती है मान लो, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी भाषाएं नहीं होती। एक भोजपुरी दूसरे भोजपुरी से जब मिलता होगा तो वही हो जाता है ना, एक मराठी जब दूसरे मराठी से मिलता है तो देखा ही होगा। तो वैसे ही यूरोप में आप कुछ चीजें समझना, लैटिन भाषा का प्रभाव कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अब एक बात समझो, चर्च का प्रभाव कम हो रहा है, और वही तो था एक, रोमन तो अब रह नहीं गए, चर्च ही था जो सबको एक कर रखा था। और जब चर्च भी कम हो रहा है तो चर्च से जुड़ी हुई चीजें भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी।
तो लैटिन भाषा का प्रभाव कम होगा, एक भाषा का प्रभाव। तो जो छोटी छोटी भाषाएं हैं उनका प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज बढ़ेगा। है, मेरी बात को समझना। ठीक, जैसे मान लो अभी मेरा बहुत दबदबा है तो आप सब मेरी भाषा ही बोलोगे, लेकिन मान लो मेरा प्रभाव कम होने लगा तो वो अपनी बिहार की लैंग्वेज, आप कहाँ से हो, गोंडा की लैंग्वेज, जो भी होगा, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज बात करने लगोगे ना। आप दोनों गोंडा की लैंग्वेज में तो आप आपस में बात करोगे, पता चला आप तीनों बिहार के हो तो आपस में बात करोगे, पता चला आप चारों है ना कहीं और के हो तो आप बात करोगे। तो छोटे छोटे राज्य दिखने लग जाएंगे ना, और उनके अंदर कैसी फीलिंग आ जाएगी, हम की, और एक नया कॉन्सेप्ट बनने लगेगा, क्या, नेशन। अब समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो नेशन कॉन्सेप्ट कब आता है उभर के, मॉडर्न यूरोप में। मतलब नेशनलिज्म जो है वो आपको इस समय के बाद ही दिखेगी, इस समय के पहले नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मॉडर्न एज का। यूरोप से देखो, यूरोपियन ये कहते हैं कि ये यहां से आया, जैसे भारत है, हम अपने आप को नेशन कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा, आप वैदिक सभ्यता से देख लो तो हमें वी की फीलिंग है, क्योंकि आप देखो तो हमारे चार धाम कहाँ बने, चारों ओर बने ना अलग अलग, तो हम तभी तो कहते हैं वी। जैसे अतिथि देवो भव, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों सालों से चला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, अंग्रेज या ब्रिटिश या यूरोपियन कहते हैं कि हम भारत आए, हमने भारत को एक किया, तब भारत जाके क्या बने, नेशन। समझना मेरी बात को, आपने उठाया है सवाल तो मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूं इसको। दो राज्य, दो कॉन्सेप्ट हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना, है ना। दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है नेशन और एक है स्टेट। ठीक है, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, समझना। जैसे भारत एक राज्य भी है, राज्य का मतलब होता है कि इमोशनल नहीं कनेक्टेड, लीगली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, लीगली। जैसे मान लो कि तुम मेरे यहाँ काम करने आते हो, ऑफिस से मेरा तुम सब काम करने आते हो, तो तुम सब मेरे कंपनी का गले में फंदा डाले हो, तो इमोशनल नहीं कनेक्टेड एक दूसरे से, कैसे कनेक्टेड हो, लीगली। कहोगे हाँ कि हम एक हैं, मेरी बात भी मानोगे, नियम भी फॉलो करोगे। तो अगर हम कहें कि स्टेट का मतलब, तो स्टेट का मतलब जब लोग लीगली आपस में जुड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट। उसमें चार चीजें होती हैं, एक गवर्नमेंट जो नियम बनाती है, एक लैंड जिसमें सभी रहते हैं, और एक सोवरेंटी, और एक, चार चीजें होती है ना। तो चार चीजों से मिलकर स्टेट बनता है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं कि आपस में उनकी एकता हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, मान लो, जैसे मान लो कि ये तुर्किस्तान, तुर्क है, यहां पर एक छोटी सी कम्युनिटी कुर्द भी रहती है। कौन रहती है, कुर्द, है ना। आप देखा होगा, अभी ये विवाद चलेगा भी फिर। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सब फॉलो करते हैं। तो ये वास्तव में क्या है, एक स्टेट है, लेकिन वास्तव में ये दो नेशन है। ये अपने आप को अलग नेशन मानता है, ये अपने आप को, हाँ। जैसे मान लो, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो ये चीन है, और चीन में ये तिब्बत है। तो चीन कहता है कि हम एक स्टेट है, और चीन कहेगा कि हम एक नेशन है, क्योंकि वो तो कहता है हम सब एक है, वो तो नहीं कहेंगे कुछ। लेकिन तिब्बत वाले क्या कहेंगे, हम स्टेट के तौर पे तो जरूर है, लेकिन हम नेशन के तौर पे तिब्बत अलग है, और तिब्बत ये उम्मीद करता है कि भविष्य में एक अलग स्टेट बन जाए। बस उसको चीन आजाद नहीं होने दे रहा, लेकिन वो अलग होने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अब स्टेट और नेशन दो कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ में आ गई बात। नेशन का मतलब क्या होता है, जब आपस में लोग वी की फीलिंग से कनेक्टेड हो और सबको लगे कि हम एक हैं। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना है तो केवल नेशन है, स्टेट नहीं है। सोवरेंटी अगर नहीं है उनके पास तो वो क्या है, केवल नेशन है। हाँ, कहने का मतलब
नेशन हो जाए और नेशन के साथ साथ क्या आ जाए, सोवेरेंटी, मतलब अधिकार, तो क्या बन जाता है, नेशन स्टेट। क्योंकि पहले नेशन था, फिर क्या बन गया, नेशन स्टेट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा समझने की कोशिश करना, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आपने चर्चा कर ली। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, कि पहले नेशन फिर स्टेट। जैसे आप सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हो, बी की फीलिंग है, लेकिन अब आपने कहा कि हम एक से रहेंगे, चलो आज नियम बना ले रहे हैं, और अब हम एक राज्य के तौर पे हो गए। तो पहले आप क्या थे, नेशन, फिर क्या बन गए, स्टेट। लेकिन सोचो, आप चारों लोग मेरी कंपनी में काम करते थे, आते जाते थे, धीरे धीरे आप लोगों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया, और अब आपने कहा कि अब हम एक हैं, मतलब हम कल्चरली अब एक हैं। आपने अपने त्योहार बना लिया, आपने अपने पहनावा एक सा बना लिया। मान लो आप 300-400 साल एक साथ रहे, काम करते रहे, और एक से कपड़े, एक सा पहनावा, एक सी बोली हो गई। तो अब आप क्या हो गए, आप पहले स्टेट थे, अब क्या बन गए, नेशन। तो अब आपको कहा जाएगा स्टेट नेशन। तो दो कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। भारत क्या है ये बताओ, है स्टेट नेशन। थोड़ी सी सोचो, फिर हम टॉपिक पे अपने वापस आए। ऑफलाइन का यही मजा होता है, बस आराम से चर्चा करते हुए। आपका नाम, हाँ विकास बताइए। नहीं, हमने जो आपको बताया कि भारत एक नेशन स्टेट है कि स्टेट नेशन है। देखो, जो ब्रिटिश और यूरोपियन या जो भारत को कमजोर दिखाना चाहते हैं, वो भारत को स्टेट नेशन कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत कभी एक था ही नहीं, मतलब भारत कभी एक था ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़े थे। अंग्रेज आके शासन किए, और शासन करने के बाद 200 साल जब एक तरह का सबको रखा, तो सबको आपस में जोड़ दिया, ट्रेन चल गई, कल्चर एक हो गया, है ना, सब कुछ आपस में एक हो गया। तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग आ गई, नेशन की। तो पहले क्या थे हम, हमें अंग्रेजों ने आके स्टेट बनाया, और स्टेट से हम नेशन बने। ये कौन कहता है, ब्रिटिश। हमारे ऊपर एहसान दिखाते हैं कि हमने आपको बनाया। लेकिन इसका जस्ट इसको कैसे आप रिफ्यूट करोगे, कि अगर हम पहले से एक ना होते, तो हमारे आप देखो चारों मठ पूरे भारत में, हमारा वैल्यू सिस्टम आप देखो हर जगह सेम मिलेगा आपको, अतिथि देवो भव। शाम को पत्ते नहीं तोड़ते तो आप चाहे गुजरात चले जाओ, चाहे मणिपुर चले जाओ, आपको चीजें मिल जाएंगी। तो अगर हमें वास्तव में उन्होंने बनाया, तो ये सब क्या था, हम एक थे पहले से, हमारा कल्चर पहले से एक था। हम बाद में स्टेट बने हैं, पहले क्या थे हम, नेशन। तो याद रखना, आपको हमेशा क्या बोलना है, मतलब आप अपना दिमाग खुद भी लगाना कि हम नेशन थे पहले, अंग्रेजों के आने के कारण हम स्टेट हो गए। ऐसा नहीं कि हम स्टेट से फिर नेशन बने, इतना जैसे यूएसए के बारे में कहा जा सकता है कि यूएसए पहले स्टेट बना, फिर नेशन बना। समझ में आ गई बात। हाँ, मतलब वो तो लीगली वर्ड है, लेकिन वो अपने आप को नेशन भी मानते हैं। जैसे ट्रम्प जो है पूरा नेशनलिज्म पे युद्ध लड़ रहा है, कि हम पहले हैं, हम अमेरिकन है, वी द, है ना, अमेरिकन। देखा होगा उसने बार बार अमेरिकन वाला जो ऐसे हाथ नहीं उसका होता, तो ये फील दिखाना चाहता है कि हम नेशनलिज्म के नाम पे ही तो युद्ध लड़ रहा है वो। कई लोग नेशनलिज्म का गलत यूज भी करते हैं, भावनात्मक करके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब फिर आते हैं, यूरोप में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कैसे हुआ, समझना मेरी बात को। चर्च का रोल कम हो गया। अब जो राजा थे, समझना मेरी बात को, पहले तो बेचारों के पास कुछ पावर आवर था नहीं, सामंत के पास पावर था, चर्च के पास पावर था, राजा क्या थे, चल रही थी जिंदगी जैसी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे धर्म का प्रभाव कम हो गया, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, रोड रोड खोजी गई। अब समझना, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे सामंत रहे होंगे, ये सब आपस में बटे रहे होंगे। यहीं से एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये चर्च था मान लो। तो जब ये सब बटा था, तो यहाँ से कोई बिजनेस करने आएगा तो यहाँ टैक्स देगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये करेगा वो तो टैक्स टैक्स बहुत लगेगा। ठीक है? अब जैसे ही साइंस ने अपना रुतबा बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ा, हर चीज बढ़ी, तो कुछ लोगों के बिजनेसमैन हुए होंगे। तो बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि बिजनेस करना सबसे आसान हो, उसको टफ बिजनेस, मतलब वो सोचता है कि
जितना सरलता से बिजनेस हो जाए उतना उसकी इनकम होगी। जैसे मान लो अंबानी, अडानी, टाटा यही तो चाहते हैं कि भारत में बिजनेस बिल्कुल आसान रहे, ताकि हर जगह बिजनेस कर सके। भारत में क्या हो तो चाहते हैं पूरे विश्व में आसान रहे। समझ में आ रही बात? तो ये बताओ, ये जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो इन सामंत का समर्थन करेगी, राजा का करेगी? राजा का। क्यों? क्योंकि राजा अगर एक हो जाएगा तो ये सब टैक्स वैक्स वाला सिस्टम खत्म, पूरा राजा एरिया एक हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये राजा पावरफुल होगा तो दूसरी जगह भी बात कर पाएगा और उनको सुरक्षा भी दे पाएगा, है तो। और राजा के पास एक मौका हो गया, यहां से समर्थन मिल गया उसे लोकल बिजनेस कम्युनिटी से। साथ में एक बात और भी गौर करो आप कि उसके ऊपर अब धर्म का प्रभाव ज्यादा है नहीं, तो यहां से राजा को उठने का मौका मिला। लेकिन राजा जो उठना चाहेगा, वो तुम्हें क्या लगता है कि केवल बिजनेस के पैसों से उठ जाएगा? नहीं, उसे सभी लोगों का साथ चाहिए और सभी लोगों को आपस में जोड़ना होगा कि हम एक हैं। जैसे हम जर्मनी के हैं, हम इटली के हैं, हम फ्रांसीस मतलब हम फ्रांस के हैं, तो ये कैसे फीलिंग आएगी ये बताओ। बताओ बताओ। हमें कोई एक ऐसी पहचान बनानी होगी जिससे सबको जोड़ पाए। तो जैसे जर्मन के लोग होंगे तो कई सारे सामंत होंगे, कोई एक राजा होगा, तो फीलिंग आई होगी कि हम सब जर्मन भाषा बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर एक होने की भावना उभरी यूरोप में, और वहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? नेशन का। और फिर वो धीरे धीरे क्या बन गए? स्टेट। और यहां से मॉडर्न एज के कारण यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। ये पढ़ाने को मैं एक लाइन बोल सकता था, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। अब आप सोचो, यूरोप में धर्म का प्रभाव खत्म हुआ, सामंत का प्रभाव कम हुआ। सामंत का प्रभाव खत्म होने का एक और कारण है, लिख लेना, एक ब्लैक डेथ बीमारी आई थी। याद रखना, यूरोप जो डार्क एज में फंसा हुआ था उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? सामंतियों का। वो नहीं चाहते थे कि उनसे हाथ से पावर जाए, तो वो चर्च का समर्थन करते थे, वो विरोध करते थे अगर कोई परिवर्तन की बात करता था, क्योंकि उनको परिवर्तन नहीं पसंद था। भाई उनकी जमीन चली जाएगी, उनका जो ऐशो आराम है वो चला जाएगा। तो जो सामंत होते थे, जो फ्यूडल होते थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि कोई परिवर्तन ना हो। तो याद रखना, डार्क एज के खत्म होने में, जैसे मैंने ऑटोमन एम्पायर का एक रोल बताया, जैसे सपोज करो मैं हार गया, मान लो इससे लड़ा हार गया, तो इसके दो रीजन होंगे, एक तो ये ताकतवर हुआ और दूसरा मैं कमजोर हुआ। तो जब भी क्वेश्चन आया करे, तो जैसे मान लो योगेश की हार के कारण लिखो, तो ये मत लिख देना कि बस ये ताकतवर हो गया, दो हेडिंग बनाना। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाना कि ये ताकतवर हुआ क्योंकि घर गया था, घर जाके इसने खाना खाया था, इसको मान लो स्कॉलरशिप आई तो और अच्छा खाना खाया, मान लो 4-5 सीनियर अच्छे मिल गए, खूब खाना खिला, इसलिए ताकतवर हो गया। ठीक है, फिर साथ में ये भी बताना, 2 पेज इससे भर दिए। अब 2 पेज भरना कि योगेश कमजोर क्यों हुए। शायद मान लो शेयर मार्केट में पैसा चला गया, ठीक है, या मान लो मेरा खाना पीना ईरान से आता रहा, नहीं आ पाया, तो ऐसे कई कारण थे। तो अब 4 पेज हो गया ना, तो आप लोग आधा ही लिख के क्वेश्चन आया करते हो कई बार, और इसीलिए फिर आपके नंबर कम भी आते हैं। देखो याद रखना, मैं बार बार एक बात बोलूंगा आप लोगों को कि यूनिवर्सिटी का रोल ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी का ये रोल है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। ये बदल दे बस। अगर आपको इतना बदल दिया तो आप ये मान लो कि आपकी इलाहाबाद आने की जो तमन्ना और ख्वाहिश सोच के आए तो पूरी हो गई। ठीक, अगर ये नहीं बदल पाए, और मुझे कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद जो सीख के आते हैं उससे भी खराब यहाँ सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो अब वही ये दुख का विषय है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, जल्दी ही परिवर्तन होगा। तो अब समझ में आ रही बात आपको कि मैं बता रहा था उसका सामंत वाला लिख लेना कि कैसे डार्क एज का पतन हुआ। डार्क एज किसके कारण था? सामंतियों के कारण। सामंतवाद किस पे डिपेंड करते थे? मजदूरों के ऊपर। और मजदूर महामारी के कारण मर गए, क्योंकि जो ब्लैक डेथ बीमारी आई थी, कौन सी? ब्लैक डेथ, है ना, बहुत बड़ी यूरोप की बीमारी थी। कहा जाता है यूरोप में 50% के आसपास लोग इससे खत्म हो गए। अब जब सामंत के मजदूर खत्म, सामंत कमजोर हो गया,
और दूसरी तरफ से फिर ऑटोमन एम्पायर और वो चीजें फिर परिवर्तन। तो रेनेसा के कारण में ये भी एक कारण है, अभी मैं बाद में ब्रीफ कर दूंगा। अच्छा, यहां से समझ में आपको आ गया, फीचर्स मैं बता रहा हूं किसके, मॉडर्न एज के। तो मॉडर्न एज में पॉलिटिकल चेंज अगर आपको लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे? जैसे एक तरीका और देखो, आप मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, इसके करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक मतलब उसके लक्षण, ठीक है। तो साइंस के ऊपर इसका मैंने आपको प्रभाव बता दिया कि साइंस अपने आप को एक्सपेंड करेगा, नई नई खोज होगी, एग्जाम्पल लिख लेना, हेलियोसेंट्रिक और गैलीलियो वाला, ठीक है। रिलीजन पे आपको इसका प्रभाव मैंने बता दिया कि रिलीजन का प्रभाव कैसे कम होगा, अभी और बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल, मैंने आपको इसका प्रभाव क्या बताया अभी, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक, सामंतवाद का कमजोर होना, नेशन स्टेट का उदय होना। नेशन स्टेट मतलब अब नेशन का कॉन्सेप्ट आने लग गया। मॉडर्न एज के पहले या डार्क एज में कोई नेशन नहीं था, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऐसा नहीं पढ़ा होगा। छोटे छोटे एरिया थे, फ्यूडल थे, सामंत थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि सामंत का पतन होना, चर्च का पतन होना और राजा को उत्थान का मौका मिलना या राजा की राइजिंग होना। और यहां से जब राजा उठा तो राजा अपने साथ लोगों को लेके चला। तो अब कैसे राजा के साथ, तो राजा किसी भी तो आइडेंटिटी से जोड़ेगा। तो आइडेंटिटी कौन सी थी? वो लैंग्वेज थी। याद रखना, यूरोप की जो नेशन बने वो किस पे है? भाषा के आधार पे। जैसे भारत में ऐसा नहीं है, भारत जो नेशन है वो भाषा के आधार पे नहीं बना। अगर भाषा के आधार पे भारत होता तो कम से कम 1600-1700 भारत हो जाते, इतने भाषाएं हैं। भारत अलग नेशन है। यही तो कहा जाता है कि भारत किस बेस पे नेशन, यही नहीं आधे समझ पाते। ना तो ड्रेस एक, ना तो खाना एक, ना पहनावा एक, ठीक है, ना रिलीजन, ठीक। तो भारत एक किससे बना है ये किसी को समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में नहीं आया वो मान लेता है कि भारत एक है ही नहीं। जबकि भारत वास्तव में किससे बना है पता है आपको? वैल्यू सिस्टम से, कल्चरल वैल्यू, जैसे अतिथि देवो भव, जैसे स्पिरिचुअलिज्म, ये सब भारत को एक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं अभी उत्तराखंड गया था होली में। उत्तराखंड में जो होली के गाने थे ना वो पूरे पता किस पे बेस्ड थे? अयोध्या पे। तो आप, ठीक है, मणिपुर में आपने देखा होगा एक खिलाड़ी थी, उसका क्या नाम था? मेघालय, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के समय। हाँ, अब मीरा कौन है? नहीं, मीरा कौन नाम है ये बताओ, कहाँ की है? सोचो अब समझ में आ रहा है कि भारत कैसे एक है। कि मीरा मतलब राजस्थान और गुजरात से जुड़ा, और नाम कहाँ है? अब बताओ भारत एक है कि नहीं? अब मैं कुछ हिंट दे रहा था, आपको समझ में आ गई बात? तो हम लोग कैसे एक है ये मत समझो, समझने वाले नहीं समझ। डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी है, यही तो खतरा कई लोग कहते हैं। पर वास्तव में हम केवल बाहर से अलग है, अंदर से सब एक है, अंदर से सब एक है। अब समझ में आ गई बात? जैसे मान लो सपोज करो हम सब है ना, बाहर से तो अलग अलग है लेकिन अंदर से सब एक है। यही तो हम लोगों की यूनिटी है, इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिटी और यूनिटी, है ना, यूनिटी इन, कि हम बाहर से तो सब फूल अलग अलग है लेकिन एक धागा जो है हम सबको जोड़े हुए, वो धागा किसी को दिखता नहीं है। जिसको नहीं दिखता वो नहीं समझ पाता कि भारत एक है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में सब एक है। इसी को कहते हैं विविधता में एकता। ये एकता जो है वो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम। जैसे अतिथि देवो भवा, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब हम एक करते हैं। जैसे कहीं भी चले जाओ, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को बहुत सेंसिटिव माना जाता है, उसको पूजा जाता है। आप चले जाओ तो सूर्य मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, साउथ में भी कई जगह मिल जाएगा। मतलब हर तरह से पूजा पाठ हो गया, ऐसा नहीं कि सूर्य की, सभी की, नदी की, हर जगह पूजा होती। तो हमारे जो भारतीयता है वो जाति पे नहीं है, वो धर्म के आधार पे नहीं है, वो ड्रेस के आधार पे नहीं, भाषा के आधार पे नहीं है, वो बेसिकली कुछ संस्कार जिसको आप बोलते हो या वैल्यू बोलते हो वो है। और हम लोगों के अंदर वो इनबिल्ट होता है, हम लोग कभी उस पर बात नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वही भारतीयता है हमारी, ठीक है। तो मॉडर्न एज का समझ में आ गया, पॉलिटिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक। रिलीजन में क्या आएगा बताओ? रिलीजन में क्या चेंज आएगा मॉडर्न एज में? एक तो रिलीजन का
प्रभाव कम होगा। अच्छा, प्रभाव तो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा निगेटिव है, सुधार भी होगा। तो रिलीजन में क्या आया, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज आया, जिसका इसी रेनेसा के कारण जब लोग जागे और चर्च जो अय्यासी कर रहा था, तो अब चर्च को समझ में आ गया कि अब रोटी नहीं सेकी जाएगी ऐसे, तो चर्च ने अपने आप को सुधारना चालू किया। तो याद रखना, चर्च ने सुधारना भी चालू किया, साथ में चर्च का विरोध भी चालू हो गया था। जैसे प्रोटेस्टेंट है ना, जैसे प्रोटेस्टेंट आपने देखा होगा, रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी शुरू हुआ था। तो रिलीजियस मामले में भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि रिफॉर्म होने लगे, कैथोलिक, राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। अच्छा, इकोनॉमिक चेंज क्या आएंगे, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा मॉडर्न एज में? नहीं नहीं, इकोनॉमी का मतलब ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी का मतलब होता है, मान लो बिजनेस कैसा हुआ, एक्सपेंड हुआ होगा, अब नए सी रूट्स हुए, ठीक है, तो एक्सपेंशन हुआ होगा ना बिजनेस का। पहले क्या होता रहा होगा बिजनेस, एक सामंत तो छोटे से एरिया में करता रहा होगा, क्योंकि अब भाई जैसे मान लो ये एरिया है, 10 सामंत, किस किस से परमिशन लोगे तुम? हाँ, ठीक है, साथ में क्या हुआ होगा, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। देखो एक बात और मैं बताऊं, अब बिजनेस हुआ होगा लोगों का, लोगों को आजादी भी तो मिली। और देखो कैपिटलिज्म जो है वो बेसिकली लोगों की आजादी से ही जुड़ा है। जैसे आप खूब पैसा कमाओ, लेकिन आपको रखने का अधिकार ना हो, तो आप करोगे बिजनेस? नहीं करोगे। और रखने का अधिकार आपको इसलिए नहीं दिया गया कि सब चर्च वर्च मिलके सब टैक्स वैक्स ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये हो जाए कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप एथिकल हो, तो इससे अपने आप ये बात निकल के आ जाती है कि आपको पैसा रखने का भी अधिकार होगा, तो आप बिजनेस करोगे। तो ओवरऑल इसको अगर बहुत सरल शब्दों में समझा जाए, तो ये आप ये कह सकते हो कि एक तो नए तरह के लोग पैदा होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, जिसको बोलोगे मर्चेंट क्लास। जैसे पहले क्या था, धार्मिक लोग, क्लर्जी, फिर जो सामंत, और जो किसान विसान थे, है ना, जिसको आप सर्फ भी बोलते थे, पीजेंट्स भी बोलते थे। लेकिन अब एक नया ग्रुप बनेगा, क्या होगा वो, मर्चेंट क्लास, जो बिजनेस करके धीरे धीरे पैसा कमा रहा होगा, मतलब, ठीक है। और एक बात बताओ, जब मुझे, जैसे कोई मान लो राजा होगा, वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरे देश से बिजनेस करोगे, उतना वहां से सोना चांदी लाओगे, है ना, मर्केंटिलिज्म सुना होगा ना आपने। तो उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की होगी, आपने देखा होगा ना। ऐसे ही तो इंग्लैंड ने कहा कि पूरे कब्जा कर लो पूरे विश्व में, फिर फ्रांस ने की कोशिश, यही तो सब चला, इसकी शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना भाई। ये बताओ आप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो ये सब पूरा कब्जा कर रहे थे, ये किसके नाम पे कर रहे थे? नहीं, यूरोप के नहीं, नहीं, ये काम कर रहे थे नेशनलिज्म के नाम पे। जैसे आज ईरान पे हमला जो कर रहा है, अमेरिका किसके नाम पे कर रहा है? नेशनलिज्म के नाम। इजराइल कर रहा है नेशनलिज्म के नाम पे, कि हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो वैसे ही उस समय भी जब नेशंस का कॉन्सेप्ट बनने लगा, तो हर नेशन एक दूसरे नेशन से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए क्या करेगा, बिजनेस बड़ा करेगा ना। तो बिजनेस का फिर बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, जिसको बोलते हो क्या बोलते हो आप, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, व्यापार क्रांति। हाँ, व्यापारिक क्रांति या व्यापार, जो भी हो, कोर्स में है आपके सिलेबस में ये शब्द है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अभी जब मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, आप एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे जब, तो आपको ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे रेनेसा हुआ, अब रेनेसा के कारण कैसे नेशन स्टेट बना, अब दिमाग में आप जोड़ लेना, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए उसमें सब लिख के आना है, सब आपस में बिल्कुल इंटर कनेक्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही ऑटोमन अंपायर बढ़ा, इसका क्या प्रभाव हुआ बताओ? सब कुछ लिख दोगे, ऑटोमन अंपायर हुआ, फिर दिमाग लगाना कि इससे रेनेसा आया, फिर रेनेसा से लगा दोगे नेशन स्टेट, रेनेसा से लगा दोगे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, इसी से सब लगा के कॉलोनाइजेशन तक इससे जोड़ के लिख सकते हो। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, पढ़ना ज्यादा नहीं है, आपको सब आता है अगर आप कनेक्ट कर पाओ।
मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में होगी, क्योंकि आपने कभी इस तरह पढ़ाई नहीं की, आपका पढ़ने का तरीका बहुत अभी तक अलग था। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज करो कि ऑटोमन अंपायर पे क्वेश्चन आ जाए, आएगा तो नहीं लेकिन मान लो आ जाए, आपको अगर लिखना आता है तो आप ऑटोमन अंपायर से क्या लिखोगे, रेनेसा जोड़ दोगे। रेनेसा से क्या जोड़ दोगे, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, और नेशन स्टेट से आप कोलोनाइजेशन जोड़ दोगे, उपनिवेशवाद। और कोलोनाइजेशन से आप जोड़ सकते हो भारत गुलाम बना। अब समझ जाओ, अगर आपको, क्योंकि इतिहास ऐसे ही तो घटना से तो जड़ा है। जैसे गर्मी हुई तो पानी ऊपर उठा, पानी ऊपर उठा तो ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो पानी बरस गया। अगर आपको सब कुछ आपस में इंटरकनेक्ट करना आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं कहीं भी होने वाली। आपका जीवन में केवल ये एग्जाम बहुत छोटी चीज है। आप शायद कुछ भी ना पढ़ो तो आपके 60-60% आ जाएंगे, और 90% भी ले आओगे तो कोई फायदा नहीं है। असली लड़ाई तो एग्जाम के बाद से शुरू होनी है, और लड़ाई जब होगी, अभी तो आपको पता है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हो और कैसे लोग हैं। आज से 2 साल बाद खुला मैदान होगा, आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उस एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी होगा, उस एग्जाम में पता चला आईआईटी का भी बच्चा बैठा हो सकता है। भाई उम्मीद करता हूँ कि आप कोई अच्छा एग्जाम तो दोगे, अब एसएससी तो दोगे नहीं, मतलब एसएससी तो चलो अच्छा ही है, लेकिन मान लो ग्रुप डी तो नहीं देते रहोगे, या एसआई तो नहीं देते रहोगे। अगर कोई आप अच्छा एग्जाम आज से 3 साल बाद देने की सोच रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपकी बगल वाली सीट में क्या भरोसा कोई आईआईटी का लड़का बैठा हो, होगा कि नहीं होगा, मैं बताओ गलत बोल रहा हूँ। आपके पीछे मान लो कोई अच्छा, सपोज करो आप अच्छा एग्जाम पीसीएस दे रहे हो सपोज करो, तो पता चला आपके पीछे कौन बैठा है, तो कहेगा कि मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ, और आपको कह रहे ऐसा है क्या। तो समझ में आ रही बात। तो आपको अपने आपको तैयार करना है 3 साल बाद के लिए, अभी के लिए नहीं तैयार करना। मार्कशीट कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, ठीक है जो। तो चलो हम लोग फिर आ गए। तो इस तरह आपको चीजें जोड़ के लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लिटरेचर में और आर्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा मॉडर्न एज का। नहीं बदलेगा तो, लेकिन उसमें आप कीवर्ड जोड़ो, कैसे होगा, क्या बनेगा उसमें। जैसे मान लो मैं आपसे बात कहूं कि ये है लिटरेचर या आर्ट, ठीक है, और लिटरेचर और आर्ट को ही आपस में मिला के कल्चर बोल देते हैं, यही होता है कल्चर। डार्क एज में कैसा कल्चर और आर्ट होगा, और मॉडर्न एज में कैसा होगा, बताओ। हाँ समझ में आ गई। और सबसे मेन बात है कि ज्यादा होगा भी नहीं लिटरेचर, कहा जाएगा तुम पापी हो तुम क्या रचोगे, मतलब कुछ भी नया तो करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना डार्क एज में। आप ये बताओ कि लिटरेचर और आर्ट, देखो आर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बचपन से ये नदी बहा दी और ये हो गया, ये नहीं है आर्ट, ठीक है। आर्ट क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्या होता है, क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, उसको कहते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची, ये है आर्ट, है ना। आपने देखा होगा जैसे मोनालिसा, लास्ट सपर, ऐसे कई है ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कई सारी पेंटिंग है, ठीक है। इसको कहते हैं आर्ट। और आर्ट कब निकलती है, लिटरेचर कब निकलता है, जब क्रिएटिविटी आती है। तो पहली बात तो इस एज में बहुत कम रहा होगा। जैसे आप देखो एक बात जान लो कि अच्छी मूवी, ये भी कल्चर आर्ट है, कहाँ ज्यादा बनती है, अरब में कि यूएसए और भारत में। यहाँ पर आजादी होगी वहां उतनी ही अच्छी मूवी बनेगी। जैसे वैसे तो इस मामले में ईरान की आर्ट बहुत अच्छी है, ईरान की मूवी बहुत फेमस मानी जाती है। आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर ईरान को अगर कुछ मामलों में देखना तो ईरान के कलाकार बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ मतलब आज भी वहां है। जैसे आप नसरुद्दीन शाह का इंटरव्यू पढ़ोगे तो बता रहा, और मेरा एक मित्र है वो बहुत मूवी देखता है, तो ईरानियन मूवी को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है देखने में, बहुत अच्छी मूवी होती है वहाँ की एक्टिंग, है ना। इस पे कभी और चर्चा करेंगे, चर्चाएं तो बहुत करनी चाहिए। तो डार्क एज में जो लिटरेचर होगा, जो आर्ट होगा, एक तो कम होगा क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, लेकिन मॉडर्न एज से चीजें बढ़ने लगेंगी। और इसमें एग्जाम्पल आप हमेशा लिखोगे लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है। नाम जरूर एक लिख देना, ठीक है।
थोड़ी थोड़ी नाम लिख देना, थोड़ी थोड़ी लिख देना, ऐसे में आपके पूरा का पूरा देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। एग्जाम में लिखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर लिखने के लिए बस एक पॉइंट, ये जो नाम लिखना लियोनार्डो दा विंची और है ना जैसे मोनालिसा, ये ब्लैक से लिखना, कहानी पूरी लिखना क्योंकि पेज भरना भी पड़ेगा थोड़ी बहुत, और इस तरह लिखोगे, ऐसे में आपके नंबर आराम से आएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पुराना उस साल का अनुभव है, ठीक है। और एग्जाम में बस एक चीज नहीं लेना है, बस टेंशन, बाकी कुछ भी कर लो, टेंशन ना लेना, आपके 60% से कम नंबर नहीं आएंगे, और टेंशन लोगे तो फिर भगवान भरोसे, क्योंकि फिर आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हो ना। ठीक, अच्छा सोसाइटी में क्या चेंज आएंगे? क्या वैल्यू? सबसे पहली बात तो सोसाइटी की जो हायरार्की है वो चेंज होगी। अब आपको मैंने बताया नई तरह की एक, जैसे मर्चेंट क्लास बन रहा है, फ्यूडल स्ट्रक्चर कमजोर होगा, बंधन आजाद होंगे, साथ में ह्यूमन बीइंग को इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस मिलेगी, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा। मतलब पहले क्या होता था कि मनुष्य की कोई इज्जत ही नहीं, मतलब उसकी कोई डिग्निटी ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई माना क्या जाता था कि तुम्हें सजा के तौर पे भेजा गया है और तुम्हें केवल वही काम करना है जो भगवान को अच्छा लगता है, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम एक व्यक्ति के तौर पे कोई महत्व नहीं रखते, तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे, अगर एक लड़की है और उसे किसी से विवाह करना है, घर वाले कहे नहीं कर सकती, है ना, नहीं, है ना, हर बात में नहीं, तो सपोज करो अगर नहीं हो जाए, तो यहाँ क्या तय हुआ कि उस लड़की की अपनी पर्सनल कोई डिग्निटी नहीं है, तो यहाँ किस कौन सा वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअलिज्म नहीं माना जाए। लेकिन कहीं मान लो लड़की, अरे तुम जो पसंद है वो करो, क्योंकि तुम भी तो एक व्यक्ति हो, ऐसा थोड़ी कि तुम एक परिवार और एक जाति और धर्म का हिस्सा बस हो। तो यहाँ पर आपको एक व्यक्ति